Students, class 8 history chapter 2, the establishment of company power in India. Now we will start with little introduction. Since this is the part 2, in part 1 we have almost covered introduction as well as what is mercantilism. So in this part 2 we will start with once again just refreshing few points and relating with past. Mercantilism and the establishment of company power. Goods from the east such as silk and porcelain from China and fine cotton, spices and jewelry from India were in heavy demand in countries of west. जो पश्चिमी देश थे वहाँ पे मसाले, सिल्क, कॉटन, ज्वेलरी उनकी हैवी डिमांड थी. वेस्ट मीन्स यूरोपियन कंट्री लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एट्सेट्रा. ये वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी. और उनको एशियन कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट थी लाइक चाइना एंड इंडिया, ये उनके लिए बहुत बड़े मार्केट बने आगे चल के. इन 1498 कॉमन एरा, वास्को द गामा, a Portuguese explorer, discovered a direct sea route from Europe to India. 1498 में पुर्तगाली खोजी यात्री ने समुद्र मार्ग द्वारा भारत की खोज की और वो भारत आ पहुंचा. वो निकला था कहीं और जाने के लिए बट वो आ गया भारत में. Soon trading companies began to be formed in different European countries. और जब वास्को ड गामा इंडिया आया तो उसने पाया कि इंडिया में मसाले बहुत सस्ते हैं, यहाँ ज्वेलरी बहुत आराम से अच्छे कीमत पे, सस्ती कीमत पे मुझे मिल जा रही है. क्यों ना मैं इसे ले जाके अपने देश में यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल करूं, बेचूं, तो उससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो वो उसने क्या किया कि यहाँ से सस्ती कीमत पे एट द लोवेस्ट कॉस्ट ही परचेस्ड ऑल दी spices and jewelry and he gone to his native country, sell them over there. He got huge profit. और उसने यहाँ से भारत से सामान को ले जाके अपने देश यूरोपियन देश में बेचा और प्रॉफिट कमाया. धीरे धीरे इस बात का पता सभी को चला. दूसरी कंट्रीज़, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी क्या किया, भारत में आने का फैसला किया और भारत से व्यापार करने का फैसला किया. देयरफॉर सून ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन टू बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस रिच अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिट दैट एग्जिस्टेड इन ट्रेड विथ ईस्ट. भारत और चाइना में जो बाज़ार था वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे टूवर्ड्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए. विथ दिस इंटेंट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म्ड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC in 600 common era in England. England is also present in West. This is known as European country. अभी अगर आपने कुछ साल पहले न्यूज़ सुनी होगी तो ब्रेक्जिट हुआ है. ब्रेक्जिट में जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो ग्रुप था उसमें से इंग्लैंड, ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया था, एग्जिट हुआ था. दैट इज़ वाई न्यूज़ वॉज देयर ब्रेक्जिट. सो इंग्लैंड वॉज द वन कंट्री. दे फॉर्म्ड अ ग्रुप नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया इन 1600. क्वीन एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको परमिशन दे दी, एकाधिकार दे दिया कि आप अकेले ही इंडिया में व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे और जो प्रॉफिट होगा उसमें से प्रॉफिट शेयर मुझे आप दोगे. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड देम मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स होल एंड सोल राइट गिवन टू ओनली वन पर्सन over trade in east in the exchange for a share of profit. This meant that
नो अदर इंग्लिश कंपनी कुड ट्रेड विद द ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरी कंपनी भारत में जाके व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार या ट्रेड कर सकती है इंडिया में। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन वाज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ कंट्रीज दैट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसके अनुसार, एज पर द मर्केंटिलिज्म, आवर और सेल्फ बेनिफिट इज द मेन पॉलिसी। मर्केंटिलिज्म की नीति थी कि अपना फ़ायदा करना, दूसरों को नहीं देना, जितना ज़्यादा हो सके अपने देश को फ़ायदे में रखना। इसलिए क्या किया इंग्लैंड ने, वो भारत आए, यहाँ से सस्ती कीमतों पे सामान को खरीदा, कच्चे माल को खरीदा, रॉ मटेरियल को खरीद कर अपने देश इंग्लैंड ले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और उस बने हुए प्रोडक्ट को इंग्लैंड से वापस लाके कहाँ पे सेल करना शुरू किया, इंडिया में। जब इंडिया में ही ये सब सेल करना शुरू किया तो एक तरीके से क्या उन्होंने मचा दी, लूट मचाई, और भारत देश को धीरे धीरे वो कंगाल करते चले गए। हम आगे पढ़ेंगे, वी विल लर्न डिटेल्स इन दिस चैप्टर। इन 1615 द EEIC, English East India Company, obtained permission from Mughal Emperor Jahangir to establish trading post और factories at सूरत। 1615 ईस्वी में जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था, उसने इनको परमिशन दे दी कि आप अपनी फैक्ट्री को, आप अपने गोदाम को हमारे भारत देश के सूरत, जो कि अब गुजरात में है, वहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो। Surat became the first and the chief English settlement on the western coast of India। भारत के पश्चिमी तटीय रेखा पर स्थित सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री फॉर्म हुई या स्थापित हुई सूरत में। द कंपनी ऑल्सो बिल्ड ट्रेडिंग पोस्ट एट मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि मद्रास, बंगाल और बॉम्बे में अपनी व्यापार की यूनिट बनाई, शाखाएं खोली, ब्रांचेस को ओपन किया। फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स वेयर बिल्ट अराउंड दिस ट्रेडिंग पोस्ट। दे एक्सपैंडेड टू फॉर्म प्रेसिडेंसी टाउन्स लाइक मद्रास इन 1684, बॉम्बे इन 1687 एंड कलकत्ता, दैट इज़ बंगाल, अराउंड 1699। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी जो बिजनेस यूनिट थी जहाँ पे ये सामान रखते थे गोदाम को, उसके चारों तरफ उन्होंने क्या कर दिया, किलेबंदी कर दी। फोर्टिफाइड सेटलमेंट इस तरीके से बना दिया कि हम पर किसी का हमला हो तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो सके। किला बना देना, सुरक्षा कवच बना देना। तो और इन्होंने प्रेसिडेंसी टाउन फॉर्म किए, शहर फॉर्म किए, अपने यूनिट्स को कहाँ कहाँ लगाया था, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, that is Calcutta. In the course of time, these presidency towns became the chief administrative center of the British. धीरे धीरे ये जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे, ये इनके प्रबंधन केंद्र बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव। वहाँ से वो देख रेख करते थे अपने बिजनेस की, फॉर ब्रिटिश और इंग्लिशमैन। With time, fierce competition developed between English and the other European trading powers present in the Indian subcontinent। अच्छा, जब बिजनेस करने इंग्लैंड से लोग आए तो अदर कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया में आए। फॉर एग्जांपल फ्रेंच, डच एंड पुर्तगीज़, दे ऑल्सो केम टू इंडिया। अब इतने लोग जब आ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि कंपटीशन तो होना ही था। यस, टू सर्वाइव, टू गेट द बिजनेस। फ़ायदा उठाने की जब होड़ मची हो, लड़ाई चल रही हो, तो सभी लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कंपटीशन, व्यापार वाली पावर, व्यापार की दुश्मनी शुरू कर देते हैं। तो सेम केस यहाँ हुआ। इंग्लिश एंड द अदर यूरोपियन ट्रेडिंग पावर, दे स्टार्टेड competition. Finally, the British triumphed with only the French remaining to challenge their authority.
ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लिश मैन ने क्या किया कि पुर्तगीज़ और डचों को सबसे पहले बैटल में डिफीट किया, हराया। तो और लास्ट में कौन बचा, फ्रेंच बचे, जो कि फ्रांस से थे। तो फ्रांस और ब्रिटिशर्स इन दोनों पावर्स में आगे चल के ट्रेड वॉर हुए। व्यापार के लिए जो लड़े जाने वाले युद्ध होते हैं, दे आर नोन एज ट्रेड वॉर्स। Two powers soon became embroiled in a series of war known as trade wars. आगे चलकर युद्ध हुआ, ट्रेड वॉर हुए among Britishers or Englishmen and the French. Now we will start trade wars topic. The British and the French had a long history of rivalry in Europe, which continued in India as they both tried to establish कॉलोनीज हियर। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो हुआ, फ्रेंच थे, इनमें पहले से ही दुश्मनी चल रही थी बिकॉज ऑफ दे वेयर फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। बट अब वो क्या हुआ कि दोनों भारत चले आए, इंडिया में चले आए, इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज। अच्छा हाँ, कॉलोनी जो ये यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब होता है हिंदी में उपनिवेश करना, या कहीं पे जाके किसी कंट्री पे धीरे धीरे अपना शासन चोरी चुपके स्थापित करना, राज करना शुरू कर देना, वहाँ से रॉ मटेरियल को उठाना, वहाँ से बेनिफिट लेना, दैट इज़ नोन एज कॉलोनी। ओके, ये हिस्टोरिकल टर्म है, आप इसको नॉर्मल कॉलोनी रहने वाले जगह से मत जोड़ना प्लीज़। ओके, established colony here between 1746 and 1763 the two powers fought 3 wars। इन दोनों में 1746 से लेकर 1763 तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। here for gaining supremacy in India। किसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गईं कि भारत पे किसका शासन होगा, सुप्रीमेसी, कौन राज करेगा इंडिया पे, उस लिए। सिंस द फर्स्ट क्लैश बिटवीन देम टुक प्लेस इन द कार्नेटिक रीजन। कार्नेटिक रीजन मीन्स कर्नाटका का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, दैट वॉज। दीज वॉर्स आर ऑल्सो नोन एज द कार्नेटिक वॉर्स। और कार्नेटिक रीजन में जो लड़ाई हुई, इस कारण से इसे कार्नेटिक वॉर का नाम दिया गया, कर्नाटका युद्ध। द ब्रिटिश वेयर अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जो ब्रिटिशर्स की सेना थी, उनके जो हेड थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। वाइल जोसेफ ड्यूप्लेक्स लेड द फ्रेंच। और जो फ्रेंच सेना थी उसको कौन आगे बढ़ा रहा था, उसके मुखिया हेड कौन थे, जोसेफ डुप्लेक्स थे। द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, कार्नाटिक एंड मैसूर वेयर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। अच्छा, अब यहाँ पे जो हैदराबाद, कर्नाटका और मैसूर के जो शासक थे, उनके बीच में भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड अलाइड देमसेल्व्स विथ राइवल फैक्शन। इसका फ़ायदा फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने उठाया और उन्हें अपने साथ में मिलाया। सहायक संधि मीन्स अलाइड देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ हो जाना, मीन्स दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली जो नीति है उसको अपनाना। ठीक है, उन्होंने भी अपने आप को भारतीय राज्यों से मिला लिया, बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारी हेल्प करना, लाइक दैट, अलाइड देमसेल्व्स, एक दूसरे की मदद करना। द फ्रेंच सफर्ड अ सेटबैक इन ऑल द 3 वॉर्स। जो फ्रेंच थे उनको तीनों युद्ध में, तीनों कार्नेटिक वॉर्स में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सेटबैक। एंड वेयर अलाउड टू रिटेन ओनली 2 ट्रेडिंग पोस्ट। और उन्होंने संधि की कि ठीक है, हम सिर्फ 2 जगहों से व्यापार करेंगे या बिजनेस करेंगे। इन फर्स्ट वन वॉज द पौंडीचेरी एंड सेकेंड वन वॉज द चंदरनगर और चंदरनागौर। However, they were not allowed to fortify these places. But उन्हें ये भी कहा गया, फ्रेंच को कहा गया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप सिर्फ पौंडीचेरी और चंदरनगर से ट्रेडिंग करोगे, लेकिन वहाँ पे अपने किले
सेटलमेंट्स, फोर्ट्स को स्टैब्लिश नहीं करोगे। दिस इज द मैप ऑफ अर्लियर इंडिया, एज यू कैन सी बेटा। Mysore, Carnatic region or South region. Now from traders to rulers, we know कि हमने सुना तो है कि हाँ ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे हमला किया था, वो उन्होंने राज किया, बट वो यहाँ पहले राज करने इंडिया में नहीं आए थे, पहले वो व्यापार करने आए थे। व्यापार की आड़ में वो यहाँ के धीरे धीरे शासक बन बैठे। We saw that the British arrived in India as traders and they were soon amassing more wealth than they had ever imagined. वो व्यापार करने आए थे, they came to India as a trader, but soon after some time they accumulated huge amount of wealth. और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने धन संपत्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया। But the immense wealth of the land and their victories over the other European trading companies made them greedy for more. जब उन्हें फ़ायदा होने लगा बिजनेस से और उन्होंने अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रेंच, डच एंड पुर्तगीज़ को बैटल में क्या हरा दिया, डिफीट कर दिया, तो उन्हें घमंड आ गया कि हाँ हम ही सर्वशक्तिमान हैं। जब कोई शक्तिशाली हो जाता है तो घमंड तो आ ही जाता है। फिर दूसरी ओर लालच भी आ गया कि हम इंडिया पे क्यों ना यहीं पे रह के राज करें, राजा बन बैठें और ढेर सारी दौलत कमाएं, मीन्स वेल्थ को गेन करें। दे नाउ शॉट टू कॉलोनाइज इंडिया, और उन्होंने धीरे धीरे इंडिया में चोरी चुपके अपना शासन करना शुरू किया, राज करना शुरू किया और हथियाना शुरू किया भारत के राज्यों को। क्योंकि भारत में, इंडिया में पहले एकता नहीं थी, यूनिटी, बिकॉज यूनिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि आपस में लोग लड़ेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। उसका फ़ायदा किसने उठाया? तीसरे ने उठाया। दो की लड़ाई में हमेशा फ़ायदा तीसरे को होता है। सिमिलर यहाँ पे भी था। द डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य जो था मिडियल पीरियड में, मध्यकालीन भारत में, वो धीरे धीरे डिग्रोथ होने लगा, गिरने लगा। द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप एंड राइवलरी बिटवीन द रीजनल किंगडम्स ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ सुटेबल सिचुएशन फॉर देम। उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य गिर रहा है, कोई संभालने लायक राजा शासक नहीं बचा, नो रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल रूलर फ्रॉम मुगल एम्पायर एंड रीजनल किंगडम्स, और जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो भी क्या कर रहे थे? आपस में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। दे डिवाइज्ड 3 प्रिंसिपल मेथड्स, और उन्होंने 3 मुख्य नीतियां बनाई, प्रिंसिपल बनाए, सिद्धांत बनाए। To colonize India and established unrivaled mastery over the land. These methods were direct warfare, subsidiary alliance and doctrine of lapse. First सिद्धांत था डायरेक्ट वॉरफेयर, कि हम डायरेक्ट हमला करेंगे, डायरेक्ट युद्ध करेंगे। सेकेंड वॉज सब्सिडरी अलायंस, कि हम सहायक संधियां करेंगे, एक दूसरे से हेल्प लेंगे। थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मीन्स कि हम राजाओं को बोलेंगे कि अब आपके पास में कोई सक्सेसर नहीं बचा है या कोई लड़का आपके राज्य को संभालने वाला नहीं है, तो ये ब्रिटिशर्स के राज्य में मिल जाएगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाउ वी विल सी फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट वाज डायरेक्ट वॉरफेयर। In their pursuit of colonizing the country, the British encountered resistance from many of the regional rulers in India. This led to a series of direct warfare. अच्छा, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि आइए आप हमारे यहाँ पे शासन कीजिए, राज कीजिए, हम तो नहीं कहेंगे। तो जो रीजनल रूलर्स थे, जो छोटे छोटे शासक थे, राजा थे, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स की जो गलत नीतियां थी, गलत सोच थी, उसको पहचान लिया और उन्होंने उसका मुकाबला किया।
इसी मुकाबले के दौरान कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गईं. सम बैटल्स वेयर फॉट. These are as follows. Now we will see one by one.